हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है निधि जैन एंड आई वेलकम यू ऑल इन परचम क्लासेस। आज हम लोग आरआरबी एनटीपीसी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड एनटीपीसी के 2016 के जनरल साइंस सेक्शन की सीरीज को ही कंटिन्यू करते हुए फिजिक्स सेक्शन को डिस्कस करेंगे। इसकी कंपाइल्ड पीडीएफ, एक पूरी पीडीएफ 2016 के पेपर की वेबसाइट पे अवेलेबल है। आप लोग अच्छे से वहां से इसको ले सकते हैं। प्लस इसके अलावा भी हमारी वेबसाइट का सब्सक्रिप्शन लेने पे काफी वीकली और मंथली पीडीएफ अवेलेबल है जो कि आपको मेल कर दिया जाएगा। ओके, चलिए तो जल्दी से हम इसको शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज थॉट टू हैव इन्वेंटेड द थर्मोस्कोप? थर्मोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? थर्मोस्कोप जिसे तापदर्शी भी कहते हैं। ऑप्शंस है हमारे गैलीलियो गैलीली, कोपरनिकस, इसैक न्यूटन और जे केपलर। किसने किया था? गैलीलियो गैलीली ने थर्मोस्कोप का इन्वेंशन किया था। राइट अभी थर्मोस्कोप एक्चुअली क्या डिवाइस है? थर्मोस्कोप टेम्परेचर में जो चेंजेस होते हैं उसको देखने का डिवाइस होता है। ये एक्चुअली एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, राइट, जिसमें लिक्विड भरा हुआ होता है। लिक्विड राइज और फॉल करता है, राइज और फॉल ओके करता है, जैसे कि टेम्परेचर में हमारे चेंजेस होते हैं उस हिसाब से। ओके, नेक्स्ट, हु इन्वेंटेड पेनिसिलिन? पेनिसिलिन का इन्वेंशन किसने किया था? आपको याद है हमने जो फर्स्ट सेशन लिया था इन्वेंशंस और डिस्कवरीज का, मैंने आपको इसकी ट्रिक भी याद कराई थी कि पेनिसिलिन का इन्वेंशन किसने किया था, राइट क्योंकि पेनिसिलिन पेंसिल लाइक लेग है, फ्लेमिंगो की भी पेंसिल जैसे लेग होते हैं पतले पतले, तो फ्लेमिंगो से आप याद कर लीजिए फ्लेमिंग, राइट लेकिन अभी यहाँ पर दो कंफ्यूजिंग ऑप्शंस आ गए, यान फ्लेमिंग और एलेक्जेंडर फ्लेमिंग, तो इसको अपने को थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा कि राइट आंसर है एलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ठीक है, उस ट्रिक से हमने दो ऑप्शंस तो रूल आउट कर दिए कि सी और डी नहीं हो सकता। अब ए और बी में से हमें ध्यान रखना पड़ेगा, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग जर्मन साइंटिस्ट इन्वेंटेड एक्सरेज? अभी इसमें से किस साइंटिस्ट ने एक्सरे का इन्वेंशन किया है? ये भी हमने उसी वीडियो में ट्रिक्स के माध्यम से याद किया था। कैसे याद किया था अगर आपको थोड़ा सा मैं रिकॉल करा दूं, एक्सरे है, ठीक है, तो जनरेशन एक्स हमने यहाँ बोला था कि एक्सरे का आप ध्यान रखिए, जनरेशन एक्स, तो एक्सरे का एक्स आ गया और जनरेशन से जन किस में आ रहा है? रॉन्जन, राइट, सो विलियम रॉन्जन हमारा हो गया जिसने इन्वेंट किया था एक्सरे को। इन्होंने कब? 1895 में इन्वेंट किया था और इसी आविष्कार के कारण इनको 1901 के अंदर नोबेल प्राइज अवार्ड भी दिया गया है, राइट। प्लस हमारा जो एलिमेंट नंबर पीरियोडिक टेबल का एलिमेंट नंबर 111 है उसको इन्हीं के नाम पे रॉन्जेनियम, राइट, उसको उसका नाम दिया गया है। चलिए ठीक है, और जैसा मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि ऑप्शंस जंबल्ड अप होते हैं, सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए, लेकिन इसमें भी ए आ रहा है, सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए। ओके, चलिए, द फंक्शन ऑफ लेंस ऑफ आवर आईज इज, हमारी आंखों के अंदर जो लेंस लगा होता है उसका क्या फंक्शन है? कवर द आईज, हमारी आंखों को कवर करना, नहीं, वो तो आईलिड का फंक्शन है। सेंड मैसेजेस ऑफ इमेज टू द ब्रेन, नो। चेंज द फोकल डिस्टेंस ऑफ द आई, आई के फोकल डिस्टेंस को बदल रहा है। फोकल डिस्टेंस अपन ने बहुत अच्छे से रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन में डिस्कस किया था गाइस। ओके, देन प्रोटेक्ट आईज फ्रॉम इंजरी, हमारी आंखों को कोई भी हानि या क्षति होने से रोक बचाता है, ठीक है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज चेंज द फोकल डिस्टेंस ऑफ द आई। ओके, हमारी आईज का फोकल डिस्टेंस चेंज करना। ओके, समझ में आ गया? ये देखिए, सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट, इंफ्रारेड रेज क्या है? इंफ्रारेड रेज जिसे अवरक्त किरणें भी हम कहते हैं, वो क्या है? क्या वो लॉन्जिट्यूडनल वेव्स हैं? क्या ये ट्रांसवर्स वेव हैं? क्या वो मैकेनिकल वेव्स हैं? या वो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव्स हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स? सो इंफ्रारेड इज एक्चुअली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, वो उनकी जो वेवलेंथ होती है वो हमारे आप बोलिए रेड कलर से भी ज्यादा होती है। दैट इज वाई हमको दिखती नहीं है, क्योंकि हमारी आईज क्या है, एक पर्टिकुलर जो हमारा विजिबल लाइट का स्पेक्ट्रम है उसी को ज्यादातर देख पाती है, राइट, नॉर्मली उसी को देख पाती है। तो इंफ्रारेड जिसकी वेवलेंथ रेड से भी ज्यादा है उसको नहीं देख पाती है। सो ये है हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, विद्युत चुंबकीय तरंगे, ठीक है। ये जो वेव्स हैं इनको डिस्कवर किया था एक एस्ट्रोनॉमर ने जिसका नाम है सर विलियम हर्शल। समझ आ गया गाइस? और ये जनरली होती है इलेक्ट्रिक हीटर्स में यूज होती है इंफ्रारेड रेज, कुकर्स में यूज होती हैं, रिमोट कंट्रोल्स में यूज होती हैं। सो ओके, राइट आंसर है हमारा डी,
डी आ रहा है हमारे सी में, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, चलिए, what is the unit of length used informally to express astronomical distances? Astronomical distances, right? एस्ट्रोनॉमर स्पेस रिलेटेड वो डिस्टेंसेस मेजर करने के लिए इनमें से कौन सी यूनिट का इस्तेमाल होता है? पेटामीटर्स, पार्सेक्स, लाइट ईयर्स या हबल लेंथ? ओके, सो द करेक्ट ऑप्शन इज लाइट ईयर्स। लाइट ईयर्स बेसिकली क्या है? एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेस मेजर करने के लिए ये एक यूनिट है। ये अप्रोक्सीमेटली 10 ट्रिलियन किलोमीटर्स के बराबर होती है और 1 लाइट ईयर इज इक्वल्स टू 1 हमारा जुलियन ईयर, राइट? 1 जुलियन ईयर दैट इज 365 डेज समथिंग। ओके, यही है राइट। अभी सो द करेक्ट ऑप्शन इज लाइट ईयर, सी और बी हो गया ऑप्शन करेक्ट। लेकिन चलिए अपन देख लेते हैं, अभी क्वेश्चन में आया है कि बाकी तीन टर्म्स भी क्या होती है। पीटा पार्सेक्स, पार्सेक्स बेसिकली क्या होती है ना, ये हमारे लार्ज डिस्टेंसेस, ठीक है, बहुत दूर के डिस्टेंसेस मेजर करने के लिए होती है। ये आप लोग देख सकते हैं, लाइक सोलर सिस्टम के सबसे दूर के डिस्टेंसेस जैसे गैलेक्सीज वगैरह होती हैं, वो डिस्टेंसेस मेजर करने के लिए। अभी अब देखिए 1 पार्सेक इज इक्वल्स टू 31 ट्रिलियन किलोमीटर्स, 31 ट्रिलियन किलोमीटर्स और 3.3 लाइट ईयर्स, 3.3 लाइट ईयर्स, तो ये लाइट ईयर्स से भी ज्यादा का डिस्टेंस हुआ। देन हबल लेंथ जो है वो अगेन कॉस्मोलॉजी में यूज होती है, ये भी काफी ज्यादा बड़ा डिस्टेंस है, 14.4 बिलियन लाइट ईयर्स, 14.4 बिलियन लाइट ईयर्स इज इक्वल्स टू 1 हबल लेंथ। एंड देन हमारा लास्ट में पीटामीटर्स, इट्स अ स्मॉल यूनिट कंपैरेटिवली, ये मेट्रोलॉजी में ये जो है हमारा जनरली मीटरोलॉजी में इसका काम होता है और ये 10 to the power 15 मीटर्स होती है। ओके, क्लियर है? चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इलेक्ट्रिक कंडक्टर? विद्युत सुचालक इसमें से कौन सा इलेक्ट्रिक कंडक्टर नहीं है? राइट, वो इलेक्ट्रिक कंडक्टर नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी को इतना आसानी से पास होने नहीं देता है। पोर्सिलेन, एल्यूमिनियम, टंगस्टन या निकल? सो द राइट आंसर इज, ऑप्शन इतने सिंपल है, पोर्सिलेन इज द राइट आंसर। पोर्सिलेन एक्चुअली कैसा होता है? सिरेमिक सा मटेरियल है, थोड़ा सा ट्रांसलूसेंट सा, काफी टफ होता है, काफी रिजिड होता है, हार्ड होता है और इसकी जो इलास्टिसिटी होती है वो बहुत कम है। परमिबिलिटी मतलब ये किसी भी चीज को पास होने ना दे, राइट? इसकी परमिबिलिटी भी बहुत कम होती है। ओके, सो द राइट ऑप्शन इज ए और ए आ रहा है बी में, सो द करेक्ट आंसर इज बी। समझ आ गया? नेक्स्ट, द प्रिंसिपल ऑफ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड which produces an electric current in a wire is used in? मतलब क्या बोल रहा है? मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने के कारण जो इलेक्ट्रिक करंट का जनरेशन हो रहा है वो इनमें से किस उपकरणों में इस्तेमाल होता है? ये प्रिंसिपल किस में इस्तेमाल होता है? राइट ऑप्शन, ऑप्शंस क्या है? इलेक्ट्रिक बेल, विद्युत घंटी, इलेक्ट्रिक जनरेटर, विद्युत जनरेट, इलेक्ट्रिक मैग्नेट्स, विद्युत चुंबक और मैग्नेटिक कंपस, विद्युत प्रकार। राइट, so the right answer is option number B, इलेक्ट्रिक जनरेटर। अभी ये कैसे काम करता है हम देख लेते हैं, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन भी बी है। ठीक है, देखिए ये एक्चुअली एक यू शेप्ड मैग्नेट पड़ी है इसके अंदर, राइट? यू शेप मैग्नेट है, उसके अंदर इन्होंने क्या कर रखा है? एक मेटल पे एक वायर कॉइलिंग कर रखी है। सो जब सर्किट ऑन होता है तो क्या होता है? ये अपना कॉइल घूम रही है, वायर घूम रहा है, इसमें भी ड्यू टू ये जो इतनी फोर्स हैवी इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वजह से उसका भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है और जैसे जैसे वो रोटेट कर रही है तो भाई जो अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं वायर के अंदर, राइट, जैसे ही करंट पास हो रहा है तो वो इलेक्ट्रॉन्स डिस्टर्ब हो रहे हैं क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रही है? उनकी चेंज हो रही है, कभी मैग्नेट वाली कभी वायर वाली। सो उस डिस्टर्बेंस की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स में मूवमेंट होती है उसके कारण से क्या हो रहा है? इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। समझ आ गया? तो यही सब इसमें लिखा है मैंने, राइट? और यस यही लिखा है। सो आप लोग इसको आराम से पढ़ लीजिए, देख लीजिए, इसका प्रिंसिपल अपने को समझ आ जाएगा। नेक्स्ट, द thermostat is a device in ovens which helps to maintain temperature by thermostat, जिसे हम कहते हैं ताप को स्थायी रखने की प्रणाली, एक्चुअली उस प्रिंसिपल पे काम करता है थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट जो ओवन में होता है वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है? कंप्लीटिंग द सर्किट, क्या वो सर्किट कंप्लीट करता है? ब्रेकिंग द सर्किट, क्या वो सर्किट तोड़ के काम करता है? ये एडिंग कंपोनेंट टू द सर्किट,
क्या वो सर्किट के अंदर कोई कंपोनेंट ऐड करता है या रिमूविंग अ कंपोनेंट टू द सर्किट, राइट, या वो सर्किट में से कोई कंपोनेंट निकाल रहा है, उस प्रिंसिपल पे वो काम कर रहा है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ब्रेकिंग द सर्किट। ठीक है, ब्रेकिंग द सर्किट। एक्चुअली थर्मोस्टेट क्या होता है, सपोज हमने कोई डिजायर्ड हमको टेम्परेचर चाहिए, हमने हमारा डिवाइस है उस टेम्परेचर पे सेट कर दिया कि हमें इतना ही चाहिए, तो थर्मोस्टेट क्या करेगा, जब वो टेम्परेचर पहुंच जाएगा और उससे ऊपर उसको नहीं जाना है तो वो सर्किट ब्रेक कर देगा, राइट, और टेम्परेचर वहीं पे रहेगा, और जैसे जैसे टेम्परेचर और कम होता जाएगा तो सर्किट वापस से, समझ आ गया, कंप्लीट हो जाएगा। सो देखिए मैं आपको बताती हूँ ये क्या है। एक्चुअली एक बायोमेटालिक स्ट्रिप लगा रखी होती है इन्होंने, इसके जो पूरा सर्किट है उसके अंदर, ये पूरा सर्किट कंप्लीट हो रखा है। अभी अभी जो हमारी ये बायोमेटालिक स्ट्रिप ठंडी है तो ये स्ट्रेट है, तो जैसे ही हम उसको करंट देंगे तो क्या होगा, ये हीट होना स्टार्ट होगी क्योंकि सर्किट कंप्लीट हो गया है, मूवमेंट्स हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की, तो ये जो बायोमेटालिक स्ट्रिप है ये हीट होना शुरू कर रही है, राइट। अभी हीट होते होते क्या कर रहा है, एक डिजायर्ड टेम्परेचर जितना आपने सेट किया है वहां पर ये हो गई है गर्म। अब इसके बाद में क्या हो गया, ये बेंड होना शुरू हो जाएगी, इससे ज्यादा टेम्परेचर क्योंकि इसको नहीं चाहिए, बेंड होना स्टार्ट हो जाएगी तो सर्किट ब्रेक हो गया। सो दैट ऐसे हो गया टेम्परेचर मेंटेन। ओके गाइस, समझ आ गया, यही है। ये अब बता रखा है अवन्स में यूज होता है, किचन्स में, ठीक है, वाटर हीटर्स में, सेंट्रल हीटिंग सिस्टम में यूज होता है, एयर कंडीशनर्स में यूज होता है, एसीज में। समझ में आ गया कहाँ यूज होगा, चलिए ओके नेक्स्ट। The instrument used to regulate temperature to a particular degree is called, ये अभी अपन ने डिस्कस किया, उसे थर्मोस्टेट कहते हैं। ऑप्शंस है थर्मोस्टेट, थर्मोमीटर, पायरोमीटर, थर्मोकपल। सो ये भी अपन देख लेते हैं कि एक्चुअली थर्मोस्टेट तो वो था जो टेम्परेचर रेगुलेट कर रहा था। ये तीनों जो ऑप्शंस हैं ये कहीं ना कहीं टेम्परेचर मेजरमेंट में काम आते हैं, ओके, टेम्परेचर को मेजर करने के। सो यस यही है। चलिए, as the frequency of a wave increases what happens to its wavelength, तो अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है तो वेवलेंथ में क्या अंतर आएगा। अब जैसा कि हम जानते हैं कि जो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, राइट। अगर एक बढ़ेगी दूसरी घटेगी, दूसरी घटेगी एक बढ़ेगी। सो इसमें भी सिंपल सा है, इट इंक्रीजेस रिमेन सेम, डिक्रीजेस देयर इज नो कनेक्शन बिटवीन द टू। सो यस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, अगर हम फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं तो ये डिक्रीज होगी, घट जाएगी। Option number C is the correct answer. The instrument used to regulate. Sorry. Okay. प्रेशर को किन टर्म्स में नापा जाता है, ताप जिसे कहते हैं। सो प्रेशर एक्चुअली होता क्या है गाइस, ये जनरल टर्म्स में भी हम समझ सकते हैं। प्रेशर, अगर हम किसी पे बहुत ज्यादा फोर्स लगा रहे हैं, बहुत ज्यादा अपनी एनर्जी पावर लगा रहे हैं, वो प्रेशर होता है। छोटा अगर एरिया होगा तो हमें प्रेशर कम लगाना पड़ेगा, बड़ा एरिया होगा तो प्रेशर ज्यादा लगाना पड़ेगा। सो प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया, समझ में आ गया। सो यस, F इज इक्वल्स टू pressure, P is equals to F by A, force per unit area, समझ आ गया। And pressure is inversely proportional to area. Okay, sorry guys, हाँ मैं यही देख रही थी, pressure is inversely proportional to area. So yes, C is the right option. Okay, चलिए, if two plane mirrors are kept at an angle of 120 degrees to each other, then how many images will be formed? इन्होंने बोला है दो प्लेन मिरर्स 120 डिग्री के, आप सपोज इंक्लिनेशन पे रख दिया है 120 डिग्री पे, तो कितनी इमेजेस फॉर्म होगी। इसके लिए मैं आपको बता दूं कि एक फॉर्मूला होता है, प्लेन मिरर्स के हम जो एंगल होते हैं उसके हिसाब से हम देखते हैं कि अगर दो प्लेन मिरर्स एक एंगल पे पड़े हैं तो कितनी इमेजेस फॉर्म होगी, राइट। सो इसका फॉर्मूला क्या होता है गाइस, n इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इमेजेस, n इज इक्वल्स टू 360 अपॉन जो एंगल जिसपे ये दोनों इंक्लाइंड हो रखे हैं इज -1। तो अभी आप देखिए 360 डिवाइडेड बाय 120 कितना हुआ 3, और 3 - 1 2, तो कितनी इमेजेस बन गई 2। सो दिस फॉर्मूला इज इंपॉर्टेंट और इसको आप लोग ध्यान रखिए, समझ आ गया। सो द राइट ऑप्शन इज 2 एंड C इज द राइट ऑप्शन। तो C आ रहा है A में, A इज द करेक्ट आंसर।
ओके चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इसमें से क्या सत्य है, क्या सही है। इमेज फॉर्म एट रेटिना इज इन्वर्टेड, हमारे रेटिना पे जो इमेज बन रही है वो इन्वर्टेड है, उल्टी है। इमेज फॉर्म एट रेटिना इज ट्वाइस ऑफ द ओरिजिनल, रेटिना पे जो इमेज बन रही है वो हमारी ओरिजिनल ऑब्जेक्ट की 2 गुना होती है। इमेज फॉर्म एट द रेटिना इज सिमिलर और ओरिजिनल टू द इमेज, ऑलमोस्ट सेम होती है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। इज स्मॉल, फोर्थ ऑप्शन है कि जो इमेज है वो स्मॉल, छोटी बनेगी। सो द राइट ऑप्शन इज, ये तीनों तो ऐसा कुछ है नहीं कि फिक्स्ड है, वेरी करता है। राइट ऑप्शन क्या है हमारा, इन्वर्टेड, क्योंकि रियल इमेज बनती है वो इन्वर्टेड बनती है रेटिना के ऊपर। लेकिन अब हमको सीधा कैसे दिखता है, क्योंकि वहां से हमारे ब्रेन के पास मैसेजेस जाता है और ब्रेन एक बार वापस से उस इमेज को उल्टी कर देता है, तो हमको सीधी इमेज दिखती है। ओके, व्हाट इज द नॉइस लेवल ऑफ नॉर्मल कॉन्वर्सेशन, हम जब एक नॉर्मल वार्तालाप करते हैं किसी से, उसका नॉइस लेवल क्या होता है, उसका नॉइस लेवल 60, 70, 80 या 90 dB होता है। सो उसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, 60 dB हमारा नॉइस लेवल जनरली होना चाहिए। अगर डीबी क्या है, डीबी एक्चुअली डेसिबल्स है, जो उसकी यूनिट है जिसमें हम साउंड को मेजर करते हैं, राइट। अगर हम विस्पर करते हैं, खुसफुसाते हैं, तो उसका नॉर्मल लेवल है हमारा 30 dB, ठीक है। और हमारी जो कान है वो करीब आप मान लीजिए 80 से 95 डिग्री, इससे ज्यादा 95 dB, इससे ज्यादा अगर साउंड होता है तो वो हमारे जो ईयर्स हैं उसके लिए हार्मफुल है, डैमेज कर सकता है हमारे ईयर्स को। सो समझ में आ गया, नॉर्मल इज 60 डिग्री, 85 से ऊपर जा रहे हैं दैट इज नॉट गुड फॉर आवर ईयर्स, और खुसफुसा रहे हैं 30 तक रखिए, 30 से नीचे तो आवाज ही नहीं आएगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ रेजिस्टेंस ऑफ अ सर्किट इज डबल, रेजिस्टेंस अगर हमने प्रतिरोध को डबल कर दिया है तो वो सेम वोल्टेज रखने के लिए हम करंट के साथ क्या करेंगे। ओम्स लॉ कहता है हमारा V is equals to IR, voltage across a resistor is directly proportional to current flowing through the resistance, V is equals to IR। तो R को अपन डबल कर रहे हैं तो हमें करंट को डिक्रीज बाय हाफ करना पड़ेगा। सो बी इज द करेक्ट आंसर गाइस। ओके चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन विद्युत अणु क्या है। सो इलेक्ट्रॉन बेसिकली एक सब एटॉमिक पार्टिकल है जिसका जो नेट चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है, राइट। उसको E माइनस या बीटा माइनस सिंबल भी दिया जाता है। इसका जो मास है वो 1/1836 ऑफ प्रोटॉन होता है, राइट। और ये जो है फर्स्ट जनरेशन ऑफ लेप्टॉन फैमिली से बिलोंग करता है। ये एक एलिमेंट्री पार्टिकल है, ज्यादा कुछ स्ट्रक्चर इसका है नहीं कुछ फिक्स। ओके गाइस, सो द राइट आंसर इज सी, सी आ रहा है हमारे ए ऑप्शन में, सो ए इज द राइट आंसर। राइट गाइस, सो आज हमारी आरआरबी एनटीपीसी की सीरीज कंप्लीट होती है। होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा। आई एम गेटिंग मिक्स्ड रिस्पॉन्सेज किस तरह से आगे के वीडियोस लाने हैं। सो मैंने सारे कमेंट्स को ध्यान रखे ही आगे के वीडियोस लाने की प्लानिंग करी है। ओके गाइस, सो टिल वी मीट नेक्स्ट, हैव अ गुड डे, स्टडी हार्ड एंड स्टे सेफ, बाय।